नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। वन्यजीव अभयारण्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ अभयारण्यों को बल्कि इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उन तमाम बातों को हम वन्यजीवों से संबंधित जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूट्यूब पर हमारे वन्यजीव अभयारण्य के नाम से कई वीडियोज हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग नज़र डाल लेंगे, एक कन्फ्यूजन होता है। आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और अलग अलग फैक्ट्स आप लोगों को दिखाई देते हैं। भारत सरकार का डॉक्यूमेंट कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान 5 हैं, अभयारण्य 25 हैं और कंजर्वेशन रिजर्व 11 हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देखिएगा इसको। ये हमने इसका रेफरेंस भी डाला है, सोर्स भी डाला है। इसके बाद राजस्थान सरकार क्या कहती है, ये वन विभाग राजस्थान सरकार का ये कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान 3 है, अभयारण्य 27 है और कंजर्वेशन रिजर्व 14 है। ठीक है, हम इन्हीं को सही मानेंगे। ये वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन है 2019-20 का। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, 3 का ही ध्यान रखना है। इसी दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है और इनका उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी का संरक्षण करना, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एक बड़ा उद्देश्य होता है। देखिए, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3। सवाई माधोपुर में रणथंभौर, उसके अलावा भरतपुर में केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तीनों की हम लोग बात कर लेते हैं। रणथंभौर सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रणथंभौर, लोकेशन सवाई माधोपुर में। और सबसे छोटा कौन सा? केवलादेव, केवल 29 वर्ग किलोमीटर, 29.25 है, 29.25 से भी थोड़ा सा कम है, तो 29 वर्ग किलोमीटर लंबा चौड़ा जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और एक है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 2 जिलों का ध्यान रखेंगे, कोटा और चित्तौड़गढ़। कई बार कोटा के साथ में झालावाड़ आ जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोटा के साथ चित्तौड़गढ़ होता है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसका होता है। यहाँ यदि हम लोकेशन की बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ रणथंभौर है नंबर 1, यहाँ पर नंबर 2, ये माफ करें, ये भरतपुर है नंबर 2, और ये जो नंबर 3 है ये कोटा है और ये चित्तौड़गढ़ है इस वाले एरिया में। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इनको एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, इसको बनाया गया 1955 में। कभी कभार इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से सन में था। जैसे पिछली बार कांस्टेबल में सन पूछा गया और लोगों को काफी दिक्कतें हुई, तो 1955 में इसको अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद में यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट शुरू होता है 1973-74 से, और राष्ट्रीय उद्यान कब? 1980 से। तो क्रम क्या है? 1955 में इसको अभयारण्य बनाया गया, 1973-74 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया और राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ घोषणा होती है 1980 में। 2-3 चीजें यहाँ पर खास हैं। ये यहाँ सवाई माधोपुर में 2-3 चीजें खास है। ये भारतीय बाघों का घर है, भारतीय बाघ। ठीक है, बाघों की कई प्रजातियां हैं, भारतीय बाघों की हम लोग बात करें। लाल सिर का तोता, आप गागरोनी तोते की भी बात करेंगे तो लाल सिर वाला तोता यहाँ पर पाया जाता है रणथंभौर अभयारण्य में, और साथ में काला गरुड़। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेंगे। कभी कभार रेयर केसेज में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अपने स्मृति में रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर है, और भरतपुर ये काफी प्रसिद्ध भी है, हम आगे बात करेंगे इसकी। ये इसको नम आर्द्र भूमि में भी रखा गया है। इसको पक्षी अभयारण्य बनाया गया 1956 में, और राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया इसको 1981 में। अब 2 चीजें हैं, इससे पहले हमने किसको डिस्कस किया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अभयारण्य के रूप में स्थापना हुई 1955 में रणथंभौर की। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान उसको बनाया गया 1980 में। यानी दोनों ही मामलों में केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो 1-1 साल पीछे चल रहा है। 1955 में रणथंभौर को अभयारण्य बनाया गया, 1956 में उसके 1 साल बाद केवलादेव को अभयारण्य बनाया गया। उसके बाद 1980 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और उसके 1 साल बाद 1981 में केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अब इसकी केवलादेव की एक खास बात और, अब खास बात क्या है? इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1985 में। तो 3 सन हो गए हमारे पास में, 1956, 1981 और 1985।
इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कर लीजिए। एक तो राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से 1981 में और 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में रखा गया, विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, अब इसकी प्रसिद्धि किस चीज के लिए है? साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस। शीत ऋतु में इस तरह के विदेशी बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं और आश्रय पाते हैं। शीत ऋतु में इसका आगमन होता है। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। और कारण क्या है? पक्षी यहाँ पर बहुत आनंद मौज में रहते हैं, काफी सुकून पाते हैं। ये एशिया भर की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली भी है, इसलिए पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। वो आते हैं, आराम करते हैं और प्रेम करते हैं और अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। अब दो कारण है शीत ऋतु में इनका आगमन क्यों होता है। देखिए, दो वजह। एक तो ये, इसको हम कहा जाता है साइबेरियन क्रेन को कि ये वातावरण के साथ समायोजन भी है। बेसिकली अपने आप को जिंदा रहने का प्रकृति के साथ में एक संघर्ष है, अपने आप को जिंदा रख पाने का, क्योंकि शीत ऋतु के दौरान साइबेरिया के इलाके में ये होती हैं और वहां कड़ाके की ठंड, बर्फीली स्थितियां होती हैं। वो इलाका बर्फ से जम जाता है, साइबेरिया। तो एक तो ना सहन करने वाली सर्दी, कठोर सर्दी। ठीक है, एक तो कारण हुआ ये। और दूसरा कारण क्या हुआ कि साइबेरिया का इलाका, वहां कठोर सर्दी है, बर्फबारी हो गई है, तो इनका जो भोजन है उस पर बर्फ का आवरण छा जाता है, भोजन पर बर्फ का आवरण। अब दोनों ही स्थितियां काफी कष्टप्रद हैं। भोजन मिल नहीं पाता, बर्फ आ जाती है उसके ऊपर, भोजन के ऊपर, और साथ में कठोर सर्दी। दोनों ही स्थितियों में भाई भूखे मरेंगे या फिर सर्दी से मरेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में ये पलायन कर, हजारों किलोमीटर का पलायन कर हमारे यहाँ भारतवर्ष में आते हैं। उनमें एक स्थान, इनका जो पसंदीदा प्रिय स्थान है वो भरतपुर का घना केवलादेव घना पक्षी विहार भी है, और यहाँ पर आकर के आश्रय पाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे शीत ऋतु में ये क्यों आते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। दो जिलों की हमने बात की। ये एक तो चित्तौड़गढ़ का वो इलाका जो कोटा से सटा हुआ है, और ये कोटा को हम चिन्हित कर ही रहे हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़, इन दो की हम लोग बात करेंगे। इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया 2012 में। ठीक है, डेट की जरूरत नहीं है, सन आप याद कीजिए। 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया गया 2013 में, एक साल बाद। और इसी को लेकर के वो प्रश्न था थोड़ी देर पहले मैंने जिसका जिक्र किया था, कांस्टेबल, पिछले साल कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, 2-3 चरणों में हुई थी, और उसमें ये काफी दिक्कत हुई थी इस प्रश्न का जवाब देने में। तो ये देखेंगे खास बातें क्या है। यहाँ पर बाघ है, यहाँ पर घड़ियाल है, और साथ में गागरोनी तोता भी है। ये झालावाड़ क्षेत्र में गागरोनी तोता पाया जाता है। अब इसमें ये देखिए, एक तो दर्रा अभयारण्य होता है, पहला अभयारण्य हुआ दर्रा, दूसरा हुआ जवाहर सागर, और तीसरा हुआ राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। इन 3 अभयारण्यों को मिलाकर यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको शामिल किया गया। और यहाँ पर इलाका किस किस का आया? दर्रा में कोटा और झालावाड़ होते हैं, लेकिन दर्रा का वो इलाका जो कोटा में शामिल होता है। दूसरा जवाहर सागर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, साथ में चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो बूंदी और कोटा में होता है इस इलाके में। इसलिए यहाँ पर इन जिलों की दृष्टि से कोटा और चित्तौड़गढ़ का हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। वो एरिया दर्रा, जवाहर सागर और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का वो एरिया जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में होता है, इनको लेकर के इस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया। नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब टाइगर प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 3 बाघ परियोजनाएं। उन 3 में से 2 नाम तो वही हैं जो थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये 2 नाम तो वही हैं। अब वहां एक प्रश्न था ठीक वैसा ही, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रणथंभौर। तो सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट भी रणथंभौर है, इसमें कहीं कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। पहली और सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर। इसको कब लॉन्च किया गया? ये कितना बड़ा है? 1411 वर्ग किलोमीटर बड़ा, 1411 वर्ग किलोमीटर बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ी बाघ परियोजना है रणथंभौर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी रणथंभौर है। उसके बाद में सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स। कितनी? लगभग 760 वर्ग किलोमीटर लंबी चौड़ी है इसका क्षेत्रफल, 760 वर्ग किलोमीटर। एक है आपका सरिस्का। तो ये देखिए रणथंभौर, ये तो आ गया सवाई माधोपुर के साथ कुछ और एरिया में, ये रणथंभौर हुआ। इसके बाद में सरिस्का ये अलवर में हुआ, और मुकुंदरा हिल्स इस वाले एरिया में हुआ, कोटा वाले एरिया में। ठीक है, तो मुकुंदरा हिल्स सबसे छोटी बाघ परियोजना और रणथंभौर सबसे बड़ी बाघ परियोजना, और तीसरी परियोजना हुई सरिस्का। जो राष्ट्रीय उद्यान हमने 3 देखे थे उनमें से केवलादेव घना पक्षी विहार यहाँ रिप्लेस हो गया और उसकी जगह आ गई अब सरिस्का बाघ परियोजना। ठीक है, बाकी नाम वही है।
दोनों नाम वही हैं। अब रणथंभौर बाघ परियोजना को देख लेते हैं। 1973 में इसका निर्माण होता है। इसमें जिले कौन से हैं? इसमें 4 जिले हैं। 4 जिले देखिए, हम केवल रणथंभौर का नाम आते ही सवाई माधोपुर का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको परेशान करने की कोशिश करे। 4 जिले हैं। सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर से सटा हुआ करौली का एरिया है, बूंदी है और टोंक है। ठीक है, तो ये 4 जिलों का आप लोग ध्यान रखेंगे। सवाई माधोपुर तो फेमस ही है, इसके अलावा ये 3 जिले और, करौली, बूंदी और टोंक। अब कौन कौन से अभयारण्यों को मिलाकर इस बाघ परियोजना का निर्माण किया गया? केवल रणथंभौर ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और जंगल के क्षेत्र भी हैं, कुछ और वन क्षेत्र भी है। रणथंभौर नेशनल पार्क, एनपी का मतलब नेशनल पार्क। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक अभयारण्य और है जिसका नाम है सवाई मानसिंह। एक अभयारण्य कैला देवी है जो सवाई माधोपुर और करौली दोनों में स्थित है। इसका मतलब कैला देवी से करौली को जोड़ना पड़ा, कैला देवी की है तो करौली भी है। ठीक है, सवाई मानसिंह या सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा बूंदी और टोंक का एरिया भी इसमें शामिल है। टोंक क्यों? क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर से सटा हुआ है ये एरिया। ठीक है, और साथ में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 5 जिलों में है। इसकी वजह से ये बूंदी इसमें शामिल हो जाता है। अब लगभग ये सवाई माधोपुर का एरिया, ये सवाई माधोपुर है, ये वाला ये जिला है सवाई माधोपुर। ये करौली है, तो करौली का कुछ एरिया जो सवाई माधोपुर से टच है, टोंक का कुछ एरिया जो सवाई माधोपुर से टच है, और बूंदी का कुछ एरिया जो सवाई माधोपुर से टच है। तो ये निकटवर्ती इन 4 जिलों के क्षेत्रों में ये बाघ परियोजना पाई जाती है। उसके बाद सरिस्का बाघ परियोजना की हम लोग बात करते हैं। बेसिकली अलवर में सरिस्का होता है और इसका निर्माण हुआ 1978 में। इसमें जिले कौन से हैं? 2, एक अलवर और दूसरा जयपुर। प्रसिद्ध जिला अलवर है। ठीक है, कभी आपको ऑप्शन मिले कि सरिस्का बाघ परियोजना पाई जाती है और आप ऑप्शन देखें कि एक जयपुर है, एक भरतपुर है, एक करौली है, एक सवाई माधोपुर है, या 2 जिले कुछ और मिल सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अलवर तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब प्रश्न गलत है। जी ना, प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ जयपुर ऑप्शन में है तो आपको देखना होगा कि जयपुर के अलवर और जयपुर दोनों ही सरिस्का बाघ परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से अभयारण्य हैं? देखिए, एक तो खुद सरिस्का, मेन सरिस्का नाम का अभयारण्य है वो। इसके अलावा एक और अभयारण्य है जिसको सरिस्का ए नाम दिया गया, और साथ में तीसरा अभयारण्य जिसको जमारामगढ़ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। सरिस्का और सरिस्का ए दोनों की लोकेशन कहाँ है? अलवर में। जमारामगढ़ लोकेशन होती है जयपुर की, और यहाँ ये जमारामगढ़ का जो क्षेत्र है जयपुर जिले का, यहाँ तक भी ये बाघ विचरण कर सकते हैं। तो इस वजह से ये अलवर और जयपुर 2 एरियाज यहाँ पर होते हैं। ये अलवर हुआ और ये साथ में ये जयपुर हुआ, अलवर और ये जयपुर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मुकुंदरा हिल्स को। बाघ परियोजना कब बनाएगी? 2013 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 2012 में। ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जिले कौन से हैं? कोटा 1, चित्तौड़गढ़ 2, बूंदी 3 और झालावाड़ 4। तो बाघ परियोजना के रूप में इसमें 4 जिले हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की बात होगी, आप सिर्फ 2 जिलों का जिक्र करेंगे, कोटा और चित्तौड़गढ़। नेशनल पार्क के रूप में सिर्फ 2 जिले, कोटा और चित्तौड़गढ़। लेकिन जैसे ही बात मुकुंदरा हिल्स के नाम से टाइगर प्रोजेक्ट की होगी, बाघ परियोजना की होगी, आपके सामने 2 जिले और जुड़ेंगे, बूंदी और झालावाड़। अब ये देख लेते हैं कि ये जिले क्यों शामिल हो पा रहे हैं, बूंदी और झालावाड़ क्यों शामिल हो पाए। क्योंकि मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट में एक तो मुकुंदरा हिल्स का नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क, एक तो ये शामिल हो गया। साथ में दर्रा पाया जाता है कोटा में और झालावाड़ में, तो झालावाड़ का एरिया भी ये कवर करेगा। पूरा का पूरा दर्रा अभयारण्य इस टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। फिर है जवाहर सागर। जवाहर सागर बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है, तो इस वजह से ये बूंदी आ गया। साथ में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ये इलाका भी कोटा और बूंदी में पाया जाता है। तो इस वजह से ये कुल मिला के 4 जिले हैं, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़। जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसको आप अपना उत्तर बनाइए। कुल मिला के 2 जिले यहाँ पर ऐसे हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ और ये कोटा, ये रहा कोटा एवं चित्तौड़गढ़। ये 2 जिले ऐसे हैं, कोटा और चित्तौड़। ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में भी हैं और साथ में टाइगर प्रोजेक्ट में भी हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम वन्य जीव अभयारण्यों को डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के डॉक्यूमेंट के अनुसार इनकी संख्या होती है 27। सबसे पहले हम बात करते हैं सरिस्का की। सरिस्का ये अलवर में है, स्थापना हुई 1955 में, जिला अलवर है। 2 चीजें ध्यान रख लेंगे हम, टाइगर प्रोजेक्ट और नेशनल पार्क के रूप, टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इसकी बात कर चुके हैं। अब एक तो हरा कबूतर कहाँ पाया जाता है? सरिस्का में पाया जाता है।
क्रोंच का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सरिस्का में पाया जाता है। ये अलवर में इसकी लोकेशन होती है। दूसरा अभ्यारण्य होता है सरिस्का ए, 2012 में इसको स्थापित किया गया। लोकेशन वही अलवर होगी। और खास बात क्या, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, कितना? 3 वर्ग किलोमीटर, केवल 3 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे छोटा है, ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा। तीसरे नंबर का अभ्यारण्य, चौथे नंबर का अभ्यारण्य और 5वें नंबर का अभ्यारण्य देखने के लिए हम लोग चलेंगे धौलपुर में। यह आपका धौलपुर होता है और यहाँ पर वन विहार पाया जाता है, रामसागर पाया जाता है और केसर बाग पाया जाता है। प्रश्नों में अमूमन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग स्मृति में रखने की कोशिश करेंगे। फिर है दर्रा। दर्रा की लोकेशन कहाँ? ये कोटा और ये झालावाड़। इस क्षेत्र में दर्रा अभ्यारण्य पाया जाता है, कोटा में और झालावाड़ में। और इसको स्थापित कब किया गया? 1955 में। उसके बाद हम चलते हैं चूरू में। यह आपका चूरू है और चूरू में पाया जाता है ताल छापर अभ्यारण्य। 1962 में इसको स्थापित किया गया। सन हो सके तो देखिए, सभी अभ्यारण्यों के सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ 2-4 जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और जो काफी महत्वपूर्ण भी होते हैं, उनका 2, 3, 4, 5 का आप लोग सन याद कर लीजिए। अदरवाइज आपको सिर्फ लोकेशन ध्यान रखनी है, सिर्फ लोकेशन जिलों की दृष्टि से। और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि शुभंकरों की दृष्टि से भी कई बार प्रश्न आता है। तो अमूमन यहीं से आप लोग एक समझ लेने की, एक अनुभव लेने की कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे कि किस अभ्यारण्य में कौन सा जानवर प्रसिद्ध तौर पर पाया जाता है। संभावना बनेगी कि वही जानवर उस संबंधित जिले का शुभंकर भी होगा। तो ठीक है, यहां पर ये काले हरिण के लिए जाना जाता है, ताल छापर चूरू में। 8वें नंबर का अभ्यारण्य है जयसमंद। जयसमंद के लिए, फुलवारी की नाल के लिए और सज्जनगढ़ देखने के लिए आप लोग चलेंगे उदयपुर में, दक्षिणी राजस्थान में। जयसमंद अभ्यारण्य 1955 में और भगेरा के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भगेरे बहुतायत में पाए जाते हैं, तो भगेरे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, यह भी उदयपुर में है। तीनों अभ्यारण्य उदयपुर में है। और तीसरा है सज्जनगढ़। खास बात क्या, दूसरा सबसे छोटा। सरिस्का ए का क्षेत्रफल था 3 वर्ग किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है लगभग 5 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे, सरिस्का यदि सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछा जाए और आपकी नजर में सरिस्का ए यदि आपको ऑप्शन में ना मिले, तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि सज्जनगढ़ ऑप्शन में मौजूद है या नहीं। यदि है तो आप उसको अपना उत्तर बनाइए। उसके बाद हम चलते हैं सिरोही में। सिरोही में पाया जाता है माउंट आबू। माउंट आबू बना 2008 में। माउंट आबू नहीं बना, माउंट आबू में जो अभ्यारण्य है, जंगली क्षेत्र, उसको अभ्यारण्य घोषित किया गया 2008 में। और प्रसिद्ध क्यों है? जंगली मुर्गा। ध्यान रखेंगे जंगली मुर्गा को और ध्यान रखेंगे सिरोही को, माउंट आबू को। ठीक है, ये कनेक्शन बनने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की। अब 3 जिलों को आप लोग ध्यान रखेंगे कुंभलगढ़ के लिए। इसको, ये कुंभलगढ़ के लिए 3 जिले हैं, एक उदयपुर, एक राजसमंद और तीसरा पाली। ठीक है, तीनों से घिरा हुआ इलाका। हम लोग गोगुंदा के पठार में कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो ये एरिया लगभग कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, जिसमें उदयपुर भी आ जाता है, राजसमंद भी आ जाता है और पाली भी आ जाता है। नाम क्या दिया गया? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो 3 जिले हैं, पाली, उदयपुर और राजसमंद। और किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए। भेड़िया के लिए। देखिए, कुंभलगढ़ पाया जाता है राजसमंद में और इस अभ्यारण्य का खास जानवर होता है भेड़िया। इसको हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। फिर हम चलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में, जैसलमेर में। ना सिर्फ जैसलमेर बल्कि साथ में बाड़मेर भी। इन दोनों जिलों में यह फैला हुआ है। दोनों जिलों के लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 3162 वर्ग किमी क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरुस्थल में फैला हुआ है। और क्यों प्रसिद्ध है? 1980 में इसको लॉन्च किया गया, बनाया गया। गोडावन के लिए प्रसिद्ध है और लकड़ी के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, काष्ठ जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ के जीवाश्म। 1 मिनट में, हाँ जी, आकलकुड वुड फॉसिल पार्क, आकल वुड फॉसिल पार्क या आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। जुरेसिक काल के यानी करोड़ों वर्ष पुराने लकड़ी के वनस्पति के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं, उनको संग्रहित किया गया और इस रूप में इसकी ख्याति है। राज्य में सबसे बड़ा, इसके अलावा राज्य में सबसे बड़ा है, साथ में काष्ठ के जीवाश्म पाए जाते हैं और गोडावन के लिए ये प्रसिद्ध होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। दो में राष्ट्रीय शब्द आया, एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में
और एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। दोनों में राष्ट्रीय शब्द है, लेकिन इसके बावजूद दोनों राष्ट्रीय नहीं है। ये स्टेटस इन दोनों को नहीं मिल पाया। इसको स्थापित किया गया 1979 में। और खास बात क्या है, 5 जिलों में चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरी चंबल नदी के मार्ग में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? घड़ियालों की सुरक्षा और प्रजनन के लिए इसका निर्माण किया गया। ये इसका उद्देश्य, घड़ियालों की सुरक्षा और प्रजनन से इनकी संख्या बढ़े और जीव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिले, इस रूप में। वो 5 जिले कौन से हैं? देखिए, ये कोटा है, नंबर 1 कोटा, नंबर 2 बूंदी, नंबर 3 पर सवाई माधोपुर, 4 पर करौली और 5 पर धौलपुर। तो ये जो एरिया है चंबल नदी का, इस पूरे एरिया में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पाया जाता है। अब 3 राज्यों में भी ये पाया जाता है। वो 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। क्योंकि ये जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, उसके बाद में ये यूपी चली जाती है। इस तरह से 3 जिलों में ये एक तरह से ये अंतरराज्यीय या राष्ट्रीय किस्म का अभ्यारण्य, इसी वजह से इसका नाम राष्ट्रीय है, लेकिन नेशनल स्टेटस नहीं हुआ, राष्ट्रीय उद्यान जैसा स्टेटस को नहीं मिल पाया। ठीक है, अभ्यारण्य में चूंकि 3 राज्यों में, इसलिए राष्ट्रीय अपने आप हो गया, अंतरराज्यीय अपने आप हो गया। ये हम थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और ये गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, खास किस्म की मछली, वो इस चंबल में भी पाई जाती है, इस अभ्यारण्य में भी पाई जाती है। कैला देवी 1983 में इसको स्थापित किया गया। ये करौली है यहाँ पर, और ये सवाई माधोपुर है, 2 जिलों में है और धोक वनों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब उसके बाद में देखिए सवाई माधोपुर, इसकी बात कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के नाम से ही एक अभ्यारण्य और है, और इसी में इसको सवाई मानसिंह, जयपुर का जो राजघराना है, ये यहाँ पर यदि कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं होता तो सवाई माधोपुर की सरदा गांव से ये लोग उत्तराधिकारियों को लेकर के आते थे। सवाई माधोपुर जयपुर के राजा माधो सिंह के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया, इस जिले का। और फिर मानसिंह, तो एक तो सवाई माधोपुर के नाम से अभ्यारण्य है, और फिर सवाई माधो सिंह जी के पुत्र पूर्व जयपुर नरेश सवाई मान सिंह जी, इनके नाम पर भी अभ्यारण्य यहाँ पर खोला गया। तो सवाई मान सिंह अभ्यारण्य भी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य भी सवाई माधोपुर में, कैला देवी अभ्यारण्य का भी कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर में, और रणथंभौर तो सवाई माधोपुर में है ही है। इन चीजों को हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये सवाई माधोपुर और ये सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। अब चलते हैं टोडगढ़ रावली में। टोडगढ़ तहसील होती है अजमेर में, और यहीं पर एक अभ्यारण्य पाया जाता है जिसका नाम है टोडगढ़ रावली। ये वो अजमेर का खंडित क्षेत्र है जिसको टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो एक तो हो गया अजमेर, उसके बाद एक हो गया अजमेर, एक हो गया पाली और एक हो गया राजसमंद। तो 3 जिलों में ये फैला हुआ है, अजमेर, पाली और राजसमंद। थोड़ी देर पहले हम कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात कर रहे थे, उसमें 3 जिले कौन से थे? एक उदयपुर था, एक पाली था, एक राजसमंद था। अब उदयपुर को रिप्लेस कर दिया अजमेर में। जब उदयपुर था तो इसका नाम था, एक तरह से उस अभ्यारण्य का नाम होता था कुंभलगढ़। अब उदयपुर को हटा करके हमने अजमेर रख दिया, तो अजमेर की लोकेशन आ गई टाटगढ़। तो टोडगढ़ अभ्यारण्य पाया जाता है अजमेर में, पाली में और राजसमंद में। और इसकी भी खास बात है, धोक वन। जमारामगढ़ अभ्यारण्य धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है, कैला देवी अभ्यारण्य धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है, और टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य भी धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये हम थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 जिले हो गए, अजमेर, इसके बाद ये पाली और उसके बाद ये राजसमंद। अब चलते हैं बंद बरेटा में। बंद बरेटा पाया जाता है भरतपुर में, और भरतपुर की लोकेशन होती है यहाँ पर। तो ना सिर्फ केवलादेव घना पक्षी विहार, बल्कि बंद बरेटा नाम का अभ्यारण्य भी भरतपुर में पाया जाता है। अब चलते हैं हम शेरगढ़ में, और शेरगढ़ के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी 12 की। और खास बात क्या, सांपों की शरण स्थली है, नाम में है शेरगढ़। और कभी हो सकता है एग्जामिनर आपको गच्चा देवे कि शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्यादातर लोग सोचेंगे कि शेरगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन शेरगढ़ में शेर नहीं पाए जाते, सांप पाए जाते हैं। सांपों की शरण स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। नाहरगढ़ की बात कर लेते हैं। पहला जैविक उद्यान यहीं पर खोला गया नाहरगढ़ में। 1980 में यह अभ्यारण्य बनाया गया नाहरगढ़ नाम से, और इसकी लोकेशन होती है राजधानी शहर जयपुर में। उसके बाद जमवारामगढ़, ये अभ्यारण्य भी जयपुर में होता है। जो सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है, उस टाइगर प्रोजेक्ट में 2 जिलों की हमने बात की, एक अलवर, दूसरा जयपुर। तो जयपुर इसी जमवारामगढ़ अभ्यारण्य के कारण से जयपुर का नाम उसमें आ पाता है। यह भी धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है। 1982 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। ये सन, आप हर अभ्यारण्य का सन याद करने की जरूरत नहीं है, लोकेशन आप जरूर याद रखें, कौन सा जीव वहां का प्रसिद्ध है, इस बात को थोड़ा सा अपनी स्मृति में रखने की कोशिश करें। तो नाहरगढ़ और जमवारामगढ़ दोनों के दोनों गढ़ हमारे जयपुर
में अभयारण्य के रूप में मौजूद हैं। फिर है जवाहर सागर। जवाहर सागर 3 जिलों में, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। देखिए तीनों की सीमा मिलती है। ये चंबल नदी यहाँ से प्रवेश हुआ और जवाहर सागर चंबल नदी के बीच में है। ये कोटा, ये बूंदी हुआ, माफ करें ये लाइन मैंने गलत खींची, ये कोटा हुआ, ये बूंदी हुआ और ये चित्तौड़गढ़ हुआ। तो इन तीनों जिलों में जवाहर सागर अभयारण्य पाया जाता है। जवाहर सागर, यहाँ भी घड़ियाल पाए जाते हैं। ये देखेंगे घड़ियाल, क्योंकि चंबल नदी का एरिया है, ये जलचर है तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। फिर है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी के लिए आपको जाना पड़ेगा बूंदी में। कहाँ जाना पड़ेगा? बूंदी में। ये बूंदी है और बूंदी में पाया जाता है रामगढ़ विषधारी। 2 खास बातें हैं, नाम में विषधारी शब्द है लेकिन सांप नहीं पाए जाते। विषधारी में सांप नहीं और शेरगढ़ में शेर नहीं है। फिर सांप कहाँ है? शेरगढ़ में। और रामगढ़ विषधारी में क्या है? शेर जैसे दिखने वाले जानवर, बाघ। और इसकी खास बात यह है कि इस इलाके में बाघ परियोजना के बिना भी बाघ पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर मुकुंदरा हिल से भी बाघ आ सकते हैं और यहाँ पर रणथंबोर से भी बाघ आ सकेंगे। रणथंबोर का जो टाइगर प्रोजेक्ट था उसमें हमने टोंक और बूंदी की बात की थी। तो ये रामगढ़ विषधारी दोनों जो टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लगभग बीच में होता है, इसलिए दोनों ही स्थानों से यहाँ पर बाघ आने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इसको भी टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में नामित कर दिया जाए, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीता माता अभयारण्य की, ये 25, और हम चलेंगे प्रतापगढ़ में। ये प्रतापगढ़ होता है, ये चित्तौड़गढ़ होता है और ये उदयपुर होता है। मूलतः प्रतापगढ़ अलग हुआ चित्तौड़गढ़ से, प्रतापगढ़ अलग हुआ चित्तौड़गढ़ से, उसी हिस्से में ये अभयारण्य पाया जाता था। तो कई बार आप पुराने प्रश्नों को देखते हैं तो सीता माता अभयारण्य की लोकेशन उसमें चित्तौड़गढ़ बता रखी है, लेकिन आज की तारीख में प्रतापगढ़ को नया जिला बनने के बाद में इसकी मुख्य लोकेशन या इस अभयारण्य का अधिकांश भाग प्रतापगढ़ की टेरिटरी में आता है। लेकिन इसके बावजूद इसका कुछ हिस्सा उदयपुर में भी आता है और कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ में भी आता है। इसलिए सर्वप्रथम आप ध्यान रखेंगे प्रतापगढ़ का। उसके बाद यदि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर भी कभी ऑप्शन में नजर आता है तो आप प्रश्न की भाषा और विकल्पों को देखकर इन जिलों की दृष्टि से अपना उत्तर चुनेंगे। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे एक खास बात, थोड़ी देर बाद में हम लोग बात करने वाले हैं शुभंकरों की। सीता माता अभयारण्य की खास आकर्षण होता है उड़न गिलहरी। यह अभयारण्य पाया जाता है प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य की दृष्टि से। अभी थोड़ी देर बाद ये लिंक आपको थोड़ा समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के 2 अभयारण्यों की। ये है चित्तौड़गढ़, ये वाला एरिया चित्तौड़गढ़। अब यहाँ एक अभयारण्य है बस्सी और दूसरा अभयारण्य है भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो बस्सी की खास बात बस कि इसकी लोकेशन चित्तौड़गढ़ में है और दूसरा है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो चंबल के रास्ते से है और यहाँ भी घड़ियाल पाए जाते हैं। और इसी के साथ में हमारे अभयारण्यों का ये जो सिलसिला है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जंतुआलयों की। बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 7 संभाग मुख्यालय है हमारे यहाँ पे, 7 संभाग मुख्यालय। कितने हैं? 7। इन 7 में से 5 में जंतुआलय पाए जाते हैं, 2 में जंतुआलय नहीं है। वो 2 कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, एक अजमेर और एक भरतपुर। अजमेर और भरतपुर संभाग मुख्यालयों में कोई जंतुआलय नहीं पाया जाता, बल्कि पूरे 5 में जंतुआलय पाए जाते हैं। उसमें एक होता है ये बीकानेर, उसके बाद होता है 2 नंबर पर जोधपुर, 3 नंबर पर उदयपुर, 4 नंबर पर ये कोटा और 5 नंबर पर जयपुर। ये 5 जंतुआलय राज्य में पाए जाते हैं। हाँ, कंजर्वेशन रिजर्व्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये काफी उलझाने वाला विषय भी है, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जोहड़बीड़ गाड़वाला, इसकी लोकेशन होती है बीकानेर में। कहाँ होती है? बीकानेर कंजर्वेशन रिजर्व। जोहड़बीड़ गाड़वाला होता है बीकानेर में। गुढ़ा विश्नोईयान ये होता है जोधपुर में। ये नंबर 2 पर है गुढ़ा विश्नोईयान जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सूंधा माता अभयारण्य की, नंबर 3। और यहाँ इसके लिए आप देखेंगे जालोर और सिरोही को यहाँ पाया जाता है सूंधा माता अभयारण्य, जालोर और सिरोही में। चलिए हम लोग लिख देते हैं जालोर व सिरोही। बीसलपुर अभयारण्य पाया जाता है टोंक में और टोंक की लोकेशन होती है जयपुर के दक्षिण में। ये देखेंगे ये टोंक है। फिर शाकंभरी है,
शाकंभरी के लिए 2 जिलों को आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला जिला है झुंझुनू और दूसरा जिला है सीकर। तो शाकंभरी की लोकेशन होती है यहां पर, ये झुंझुनू और ये सीकर। गोगेलाव और रोटू दोनों की लोकेशन होती है नागौर में। गोगेलाव और रोटू दोनों कंजर्वेशन रिजर्व पाए जाते हैं यहाँ नागौर में। ठीक है, 7, 6 और 7 नंबर गोगेलाव और रोटू दोनों की लोकेशन नागौर में होती है। बीड़ झुंझुनू में है और झुंझुनू ये है, ये देख लेंगे। बांसियाल खेतड़ी भी झुंझुनू में है, ये भी देखेंगे। उमेदगंज पक्षी विहार, इसके लिए आप कोटा चलेंगे। उमेदगंज पक्षी विहार ये है कोटा में, और बांसियाल खेतड़ी है झुंझुनू में। फिर उसके बाद में होता है जवाई बांध लेपर्ड वन, जवाई बांध, और जवाई बांध लेपर्ड वन तेंदुआ की बात हो रही है, और इसके लिए आप चलेंगे पाली में। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व पाया जाता है पाली में। ये है 11। उसके बाद 3 और बढ़ गए, 14 हो गए। ये 3 नए हैं जो 2018 के बाद अस्तित्व में आए। इनमें एक का नाम तो जवाई बांध लेपर्ड 2 है, तो इसकी भी लोकेशन कहाँ हो जाएगी? पाली में। इसके बाद एक है मनसा माता झुंझुनू, नाम में स्पष्ट है, इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी? झुंझुनू में। ये देखिए, इसकी लोकेशन हो जाएगी झुंझुनू में। एक और है बांसियाल खेतड़ी, इसकी लोकेशन भी हो जाएगी झुंझुनू में, क्योंकि खेतड़ी झुंझुनू में पाया जाता है। बांसियाल खेतड़ी बागोर। तो सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ देखे? झुंझुनू में। ये एक और प्रश्न हो गया, झुंझुनू में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा देख, संख्या की दृष्टि से ये कंजर्वेशन रिजर्व हो जाते हैं आपके 14। उसके बाद जैविक उद्यानों की बात करते हैं। मोटे तौर पर 4 हैं। जहां जहां हमने अभी जंतुआलयों की बात की, लगभग उन्हीं स्थानों पर ये जैविक उद्यान खोलने की बात हुई है। जैविक उद्यान चल रहे, बात नहीं हुई है, बात मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है। तो माचिया जोधपुर में, ये पहला हुआ जोधपुर, माचिया जैविक उद्यान हुआ जोधपुर में। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान हुआ उदयपुर में। अभेड़ा जैविक उद्यान हुआ कोटा में, और नाहरगढ़ जैविक उद्यान हुआ 4 नंबर का जयपुर में। उसमें 5 थे जंतुआलय, जहां जहां जंतुआलय थे वहीं पर जैविक उद्यान में, वही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर आप बीकानेर नहीं देख पा रहे। बीकानेर में एक जगह है बीचवाल, तो ये प्रस्तावित है, ये इसका नाम होगा मरुधरा जैविक उद्यान, और ये प्रस्तावित है, कुछ एक दिनों में ये बनने वाला होगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख लेंगे। इसके बाद मृगवनों की बात कर लेते हैं। कितने मृगवन है? 7। माचिया सफारी पार्क, माचिया मृगवन की भी बात हुई थी, माचिया जैविक उद्यान की बात हुई थी। अब हम बात करते हैं माचिया सफारी पार्क, यह नंबर 1 जोधपुर में है। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली, अमृता देवी का नाम आते खेजड़ली जोधपुर में है, तो 1 और 2 नंबर के हैं जोधपुर में। सज्जनगढ़ मृगवन ये उदयपुर में है, 3 नंबर। चित्तौड़गढ़ के नाम से यह मृगवन चित्तौड़गढ़ में है, तो ये तो परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा कि चित्तौड़गढ़ की लोकेशन कहाँ है। इतना जरूर पूछा जा सकता है कि आपको 4 जिलों का नाम दे कि निम्न में से कहां पर जैविक उद्यान मृगवन पाए जाते हैं, मृगवन पाया जाता है। एक ऑप्शन चित्तौड़गढ़ हो और 3 ऑप्शन ऐसे हो जहां पर कोई मृगवन, जैसे बाड़मेर दे दे आपको, जैसलमेर दे दे आपको, चूरू दे दे, या कुछ और दे दे। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ आपका उत्तर बनेगा। फिर है पुष्कर मृगवन। पुष्कर में एक जगह है जिसका नाम है पंचकुंड, और ये जिला अजमेर होता है। तो यहाँ पर अजमेर जिले के पुष्कर में ये 5 नंबर का मृगवन यहाँ पर पाया जाता है। फिर 2 मृगवन है जयपुर में, एक जयपुर शहर में जिसको कहा जाता है अशोक विहार, ये शहर में अशोक विहार सेक्रेटेरिएट के पास में है, और दूसरा जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर जो एक शाहपुरा नाम का कस्बा है, वहां पर दिल्ली हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर, उसी के पर स्थित है संजय मृगवन, इसकी लोकेशन होती है शाहपुरा में। चलिए, जैव विविधता स्थल, ये राजस्थान में 5 होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। एक है आकलवुड फॉसिल पार्क, जैव विविधता स्थल यानी बहुत सारे जीवों की प्रजातियों का जहां पर संरक्षण होता है। अब जीव का मतलब सिर्फ प्राणी नहीं होता, पशु नहीं होता, बल्कि पौधा भी होता है, फ्लोरा और फौना दोनों की दृष्टि से हम लोग इसको देखेंगे। तो जैव विविधता का कंजर्वेशन करने के लिए 5 जैव विविधता स्थल हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क ये नंबर 1, ये जैसलमेर में है। केवड़ा की नाल और रामकुंड ये 2 उदयपुर में होते हैं। केवड़ा की नाल को तो हमने पढ़ा भी था जब हम भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे थे, और अरावली के दर्रों की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये दूसरा और तीसरे नंबर का ये होता है उदयपुर में, एक केवड़ा की नाल, दूसरा रामकुंड। नाग पहाड़ की लोकेशन होती है अजमेर में,
तो ये 4 नंबर का होता है आपके अजमेर में, और मनसा माता छापोली नाम का जैव विविधता स्थल होता है झुंझुनू में। ये 5 नंबर का होता है झुंझुनू में। इसके बाद रामसर आर्द्र स्थल की भी हम लोग बात करें। देखिए ईरान का एक शहर है रामसर, उसको क्या नाम दिया गया? रामसर। ऐसा नहीं है राम शब्द है तो हिंदुस्तान में ही होगा, रामसर नाम का शहर ईरान में है। और दुनिया भर की आर्द्र भूमियों को, जिसको नम भूमि भी कहा जाता है, दलदली भूमि भी कहा जाता है, उनके संरक्षण के लिए, क्योंकि वह भी नमी युक्त होती हैं, इसलिए बहुत सारी पौधों और पशु प्राणियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जरूरी होती है। इसलिए तमाम दुनिया भर की तमाम आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने के लिए एक कन्वेंशन या एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, और उसमें कुछ नियम कायदे तय किए गए। इन नियम कायदों की दृष्टि से राजस्थान में जो उन नियम कायदों की दृष्टि से नम भूमियां चिन्हित की गई हैं, उनको रामसर आर्द्र भूमियों के नाम से जाना जाता है। और इस तर्ज पर राजस्थान में 2 आर्द्र भूमियां होती हैं। 2 फरवरी को यह कन्वेंशन हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, इसको वेटलैंड भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर 2 हैं, एक को तो आप लोग पढ़ चुके हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार, लोकेशन होती है भरतपुर में, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर इसको बनाया गया 1985 में। और एक होता है सांभर झील क्षेत्र, ये जयपुर का सांभर झील क्षेत्र, जयपुर नागौर की सीमा पर। तो केवलादेव घना पक्षी विहार और साथ में सांभर झील, इन 2 को रामसर आर्द्र भूमियों के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे जिलों के शुभंकरों की। 33 जिलों के 33 शुभंकर। और आप देखिए राजस्थान सरकार ने 2016 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आम आदमियों में, आम जनता में जागरूकता लाने की दृष्टि से हर जिले का एक शुभंकर सुनिश्चित किया, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, वो इससे जुड़े, वन्य जीवों से प्रेम करना शुरू करें और जैव विविधता को कोई नुकसान ना हो। इनको हम शुभंकर के नाम से जानते हैं। अब हम संभाग की दृष्टि से इस पर बात करेंगे। संभाग की दृष्टि से 7 संभाग है, 7 संभागों के जिलों की दृष्टि से हम लोग बात करेंगे। देखिए गोडावन है जैसलमेर का, ठीक है। मरु लोमड़ी है, मरु लोमड़ी ये है बाड़मेर की। उसके बाद जालोर का होता है भालू। सुंदा माता अभयारण्य में वैसे बहुत सारे भालू पाए जाते हैं, वो जालोर सिरोही में होता है, लेकिन मुख्य उसकी लोकेशन होती है जालोर में। यहाँ का होता है भालू। हमने सिरोही में माउंट आबू अभयारण्य के दौरान बात की थी जंगली मुर्गे की, तो यहाँ पर सिरोही का होता है जंगली मुर्गा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये देखिए तेंदुआ, पालिका और कुरजा जोधपुर में। ये पाली है, पाली का होता है तेंदुआ, ठीक है। और उसके बाद में कुरजा है जोधपुर में। ये भी एक आवासी पक्षी है, माइग्रेशन करके आता है, और ये जोधपुर का शुभंकर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग के ये 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। चारों की बात करें, चिंकारा होता है श्रीगंगानगर का, और हनुमानगढ़ का होता है छोटा किलकिला। बीकानेर का होता है भट्ट तीतर, ये भट्ट तीतर हुआ बीकानेर का। और चूरू में था ताल छापर, हम लोग बात कर चुके हैं। चूरू में क्या था? ताल छापर। और ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हरिणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए। तो यहाँ चूरू का शुभंकर हो जाता है कृष्ण मृग। उसके बाद देखिए ये अजमेर संभाग आ गया। अजमेर संभाग में 4 जिले, ये नागौर और ये भीलवाड़ा, ये अजमेर और ये टोंक, ये 4 जिले हैं अजमेर संभाग में। अब देखिए चारों में खास बात, एक का राजहंस है, दूसरे का हंस है, एक का मोर है और दूसरे का खड़मोर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। तो राजहंस किसका है? नागौर का। नागौर का हुआ राजहंस, और हंस किसका हुआ? टोंक का, ठीक है। मोर हुआ भीलवाड़ा का, और खड़मोर हुआ अजमेर का। ये अजमेर का खड़मोर हुआ, और मोर हुआ भीलवाड़ा का। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग में जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है और दौसा है। इनकी हम लोग बात करेंगे। तो काला तीतर कहाँ का हुआ? झुंझुनू का। शाहीन कहाँ का? सीकर का। सैसे सीकर, सैसे शाहीन। चीतल है जयपुर का, चीतर जयपुर का हुआ। और खरगोश हुआ दौसा का, ये दौसा है, दौसा का खरगोश हो जाता है। और सांबर हुआ अलवर का। अलवर का क्या हुआ? सांबर। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले।
तो भेड़िया है राजसमंद का। ये देखिए नंबर 1, ये राजसमंद है। और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कुंभलगढ़ अभयारण्य का खास जो आकर्षण है वो भेड़िया है, और कुंभलगढ़ होता है राजसमंद में, मैंने जिक्र किया था आपको। तो यहाँ राजसमंद का हुआ भेड़िया। उदयपुर का हो जाता है बिज्जू, नंबर 2 पर उदयपुर, और इसका होता है बिज्जू। जांघिल होता है डूंगरपुर का, नंबर 3 पर डूंगरपुर, ये डूंगरपुर का शुभंकर हुआ। जल पीपी, देखिए बांसवाड़ा में जल की बहुतायत है, तब माही का इलाका भी है। माही को भी कई बार चंबल के बाद सदानीरा या बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है वो, और ज्यादा बारिश वाला इलाका है बांसवाड़ा भी, तो ज्यादा जल वाले इलाके में जल पीपी। तो ये जल पीपी हुई बांसवाड़ा की। फिर है उड़न गिलहरी, प्रतापगढ़ का जिक्र किया था हमने, ये 5 नंबर पर उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का शुभंकर। और चौसिंगा हुआ चित्तौड़गढ़ का, 6 नंबर पर चित्तौड़गढ़, और यहाँ जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा, इसका शुभंकर हो जाता है। कोटा संभाग में आइए, कोटा संभाग में 4 जिले हैं। तो बूंदी का है सुरखाव, नंबर 1 पर बूंदी, और इसका जो शुभंकर है वो सुरखाव है। उसके बाद कोटा का होता है ऊद बिलाव, ये कोटा है, इसका होता है ऊद बिलाव। झालावाड़ का गागरोनी तोता, वो होना भी चाहिए था, तो झालावाड़ नंबर 3 पर, इसका होता है गागरोनी तोता। और 12 पानी वाला इलाका और पानी का जीव मगरमच्छ, तो इसको शुभंकर बनाया गया 12 का, नंबर 4। तो कोटा संभाग में ये हो गए सुरखाव, ऊद बिलाव, गागरोनी तोता और मगरमच्छ। भरतपुर संभाग की बात करते हैं। सारस को तो भरतपुर का शुभंकर होना ही चाहिए था, घना पक्षी विहार साइबेरियन सारस, इसको तो होना ही था। और सवाई माधोपुर में यदि बाघ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये देखिए सवाई माधोपुर का शुभंकर हुआ बाघ, रणथंभौर की वजह से। अब घड़ियाल बच गया, और चंबल के संबंधित जिलों में घड़ियाल ही होगा, तो करौली को दे दिया गया घड़ियाल। और धौलपुर में बच गया पचीरा, एक पक्षी होता है, इसको दे दिया धौलपुर का शुभंकर। तो ये शुभंकर होते हैं। अब थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं, गोडावन की बात करते हैं। ये राज्य पक्षी है, भारी भरकम पक्षी है, कई बार शत्रुमुख जैसा आभास देता है, बहुत भारी भरकम है, ज्यादा उड़ नहीं पाता। 1981 में इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया। अति संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में इसको शामिल किया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या है, क्रायोसिस आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, याद कर लीजिए, अक्सर ही पूछा जाता है, क्रायोसिस आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। अन्य नाम क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी। कुछ और नाम भी हैं लेकिन ये प्रसिद्ध है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेंगे हम लोग। ये वर्तमान में काफी संकटग्रस्त है। राजस्थान में 3 स्थान है जो गोडावन से संबंधित है। एक तो जैसलमेर का बाड़मेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, एक अजमेर का सौकलिया क्षेत्र, और एक बारां का सोरसन क्षेत्र। सोरसन बारां में है, और सोरसन में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है, इसका प्रजनन करवाने के लिए, इसकी संख्या में बढ़ोतरी करवाने के लिए। प्रोजेक्ट बस्टर्ड के तहत ये काम हुआ है। IUCN की रेड डाटा बुक में इसको दर्ज किया गया। अति संकटग्रस्त, ये काफी नष्ट होने के कगार तक पहुंच गया है, और इसकी जिम्मेदारी रही, ये कारण हुआ शिकारियों के कारण। राज्य पशु की हम लोग बात करते हैं। 2 राज्य पशु हैं, एक वन्य जीव श्रेणी में तो है चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी कौन है, चिंकारा, 1981 में बनाया गया, और वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। अन्य नाम क्या, छोटा हरिण और एंटीलोप, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और दूसरा पशुधन श्रेणी में या घरेलू पशु में होता है ऊंट, इसको 2014 में चिन्हित किया गया, 2014 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमलस, कैमलस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और रेगिस्तान का जहाज है। वैसे भी राजस्थान की पहचान मरु के कारण है, रेगिस्तान के कारण है, और ये रेगिस्तान का जहाज है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। एक बाघिन हमारी मछली, एक बाघिन नाम की मछली नाम की बाघिन थी, और उसकी राजस्थान से खास पहचान है, खास संबंध है, इसलिए इस पे भी 2-3 फैक्ट हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके कुछ और नाम है, इसको मछली कहा जाता है, इसको टाइगर क्वीन कहा जाता है, और T16 कहा जाता है। 2009 में हेलीकॉप्टर से इसको रणथंभौर से सरिस्का छोड़ा गया, ठीक है। और पूरे विश्व में टाइगर स्थानांतरण का हेलीकॉप्टर से ये पहला मसला था, विश्व में प्रथम टाइगर स्थानांतरण था। नाम क्या था, मछली, बाघिन थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको दिया गया, ठीक है। इस मछली बाघिन पर टाइगर क्वीन नाम की एक छोटी फिल्म बनाई गई, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, और इस फिल्म को नाम दिया गया टाइगर क्वीन। इसलिए मछली तो इसका ऑफिशियल नाम था, ये डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद इसको टाइगर क्वीन कहा जाने लगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल होता है इंग्लैंड में,
वहां से प्रसारित की गई, पूरी दुनिया ने देखा इसको, ठीक। और टाइगर क्वीन को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड भी दिया गया। इसलिए मछली का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख लेंगे, रणथंभौर और सरिस्का से इसका संबंध था। अब कुछ तथ्यों पर हम लोग बात कर लें। वन्य प्राणी सप्ताह कब होता है? अक्टूबर का पहला सप्ताह। अक्टूबर जो भी उसमें दिन आएंगे वो अक्टूबर का पहला सप्ताह 1 से लेकर 7 तारीख तक वन्य प्राणी सप्ताह माना जाएगा। जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। भारत में टाइगर मैन, ये भी प्रश्न पूछा गया, ये है कैलाश सांखला। और कैमल मैन कौन है? अशोक टांक। इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे और हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।